नमस्कार, मेरा नाम है मीना शर्मा। आज हम कक्षा 12 के 5वें पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है अवधान एवं प्रत्यक्षीकरण। अवधान, अटेंशन, यह एक केंद्रीय प्रक्रिया है। यह प्रत्यक्षीकरण से पहले होता है, अर्थात बिना अवधान के प्रत्यक्षीकरण संभव ही नहीं है। अवधान के विभिन्न कार्य क्या हैं? सावधान या सतर्क करना, चयनित करना, अर्थात बहुत सारी दी गई उद्दीपनों में से जो चाही गई अवधारणाएं हैं, चाही गई इंफॉर्मेशन है, उनको चयनित करना। सीमित क्षमता चैनल तथा सतर्कता। अवधान हमें सतर्क बनाता है ताकि हम अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकें। प्रत्यक्षीकरण बिना अवधान की प्रक्रियाओं के संभव ही नहीं है। अब देखिए प्रत्यक्षीकरण क्या है। प्रत्यक्षीकरण एक कॉम्प्लेक्स और कॉग्निटिव संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें पर्यावरण में उपस्थित उत्तेजना उद्दीपकों का तात्कालिक एवं अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन अर्थपूर्ण ज्ञान कहलाता है। परसेप्शन व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होता है। हम देखते हैं कि व्यक्ति के पूर्व अनुभवों अनुमानों के आधार पर भी हम परसेप्शन कर सकते हैं। जैसे इस चित्र को देखिए, एक फ्लावर पॉट लग रहा है, किंतु ध्यान से देखेंगे तो हमें ये दो व्यक्ति लगेंगे जो आपस में बात कर रहे हैं। यानी हम दो प्रकार से इस चित्र को परसेप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए आकृति का प्रत्यक्षीकरण। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कोई चीज़ें किस प्रकार से समझ आती हैं। पहला है पृष्ठभूमि और आकृति। पृष्ठभूमि सदैव आकृति से पूर्व देखी जाती है। पहले हम पूरा ब्लैक बोर्ड देखेंगे, पूरा ई बोर्ड देखने के बाद हमें इस आकृति के बारे में ज्ञान होगा। निकटता, कुछ बिंदु बने हुए हैं, किंतु कुछ बिंदु जो आपस में अधिक पास हैं उन्हें हम समूह के रूप में देखेंगे। जो दूर है उन्हें हम अलग अलग समूहों के रूप में देखेंगे। निरंतरता, इसे हम कब देखेंगे? जो वस्तुएं निरंतर बनी होती हैं, एक समूह का प्रतिमान होती हैं, अर्थात हम इसे इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, या हम इसे कैसे देखेंगे? इस प्रकार निरंतरता से। अब देखिए कुछ आकृति ये हमें सजेस्ट कर रही हैं, ये पूरा बना हुआ त्रिभुज नहीं है, फिर भी ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि यह एक त्रिभुज है। हम इसे पूर्ण आकृति देखने की प्रवृत्ति कहते हैं, बंद आकृति का नियम। हम इसे बंद करके देखेंगे, पूरा करके, पूर्ण करके देखेंगे। समानता, समान वस्तुएं समूह के रूप में देखी जाती हैं। जिस प्रकार समीप वस्तुएं समूह के रूप में देखी गई थी, ये समान वस्तुएं समूह के रूप में देखी जा रही हैं। यही निकटता और समानता का नियम है। अब देखिए आकृति और पृष्ठभूमि। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो पहले हम उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं और फिर हम उस वस्तु को, उस चीज़ को देखते हैं। इसका आपस में क्या संबंध है ये देखें। चित्र, पृष्ठभूमि। चित्र में हमें आकृति दिखाई देगी, पृष्ठभूमि आकृति विहीन होता है। चित्र आगे की तरफ आता हुआ दिखता है और उभरा हुआ दिखता है, लेकिन यह चित्र के पीछे होता है और कोई असर पैदा नहीं करता। यह वस्तु की विशेषताएं बताता प्रतीत होता है और बताता भी है, किंतु यह आकार जैसा नहीं दिखता। आकर्षक, चित्र आकर्षक होता है, सार्थक होता है, स्मरणात्मक, यानी हम इसे याद रख सकते हैं, किंतु पृष्ठभूमि इस प्रकार का कोई असर पैदा नहीं करता। चित्र पृष्ठभूमि के संगठन के निर्धारक। किसने दिया ये प्रतिपादन? किसने किया? गेस्टाल्टिस्ट्स ने। कौन थे? कोहलर, कोफ्का और वर्दाइमर। इन्होंने बताया
मस्तिष्क किसी भी सूचना को किन नियमों के तहत आकर प्रत्यक्षीकरण करता है। इन्होंने बताया मस्तिष्क में प्रत्यक्षीकरण संगठन की स्वाभाविक क्षमता होती है और इसके लिए विद्युतीय क्षेत्र, कहाँ, मस्तिष्क में निहित विद्युतीय क्षेत्र उत्तरदायी होता है। अब देखिए इसकी जो कुछ विधियां या नियम है। पहला नियम है अच्छा रूप या प्रेग्नेंस का। फूल, सुंदर फूल, तो आप किसे याद रखेंगे, किसे समझ पाएंगे, इस फूल को, यानी जिसका रूप अच्छा है हम उसी को समझ पाएंगे। दूसरा है निकटता, समीपता। 6 लाइनें हैं, इनमें से 2 समीप है, फिर 2 के बीच में दूरी है, फिर ये 2 समीप है, फिर दूरी है, फिर ये 2 समीप है। तो हम इन्हें 6 लाइन की बजाय 3 लाइनों के 2-2 के समूह के रूप में देखेंगे। यही है निकटता का नियम। समानता का नियम, चित्र कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, किंतु हम इसे इस प्रकार से परसेप्ट करेंगे क्योंकि ये समान है, समान आकृति, तो हम समान आकृतियों को इसी प्रकार से देखेंगे और समझेंगे और इसी प्रकार से हम इसे याद रखेंगे। बंद आकृति, जब कोई आकृति बंद होती है तो हम उसे अच्छे रूप में याद रख सकते हैं। इसी में ही माना जाएगा विभ्रम और भ्रांति, यानी इंद्रियों द्वारा दी गई सूचना की गलत व्याख्या। जैसे अंधेरे में मोटी रस्सी सांप के समान दिखाई देती है, यह क्या है, विभ्रम या भ्रांति की स्थिति है। ऐसी ही स्थितियां 2-3 और देखेंगे जो मुलर लेयर विभ्रम कहा जाता है। 2 समान लंबाई की लाइन, किंतु इनके इस प्रकार की आकृति बन गई है और इसके इस प्रकार की, यह बंद होकर छोटी प्रतीत होती है और यह खुलकर बड़ी प्रतीत होती है। यह है मुलर लेयर का विभ्रम। एक अन्य विभ्रम है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यह लाइन और यह लाइन दोनों बराबर हैं, किंतु यह लाइन हमें इस लाइन से बड़ी दिखाई दे रही है। यह है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का विभ्रम। तीसरा प्रकार समांतर रेखाएं। 2 रेखाएं समांतर हैं, ये रेखाएं समान अंतर पर चूंकि ये बहुत ज़्यादा दूरी पर जाकर इस प्रकार से समांतर से दूरी पर जाकर ये मिल रही हैं, तो हमें ये रेखाएं समांतर दिख रही हैं, ये रेखाएं समांतर नहीं दिख रही हैं। अब देखिए हम स्थान का प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार से करते हैं, हम स्थान को कैसे समझते हैं। स्थान का प्रत्यक्षीकरण आकार तथा दूरी के प्रत्यक्षीकरण को भी उल्लिखित करता है। वास्तविकता से समस्या उत्पन्न होती है, अर्थात हम हमेशा हर वस्तु को छूकर उसकी दूरी के बारे में पता नहीं कर सकते, न ऐसा किया जाना सदैव संभव है। क्यों? क्योंकि 3 आयामीय संसार, सभी वस्तुएं 3 आयामी होती हैं, किंतु हमारे रेटिना पर 2 आयामी प्रतिबिंब बनता है, जिस प्रकार से किसी पेंटिंग में 2 आयामी चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। हम गहराई और दूरी का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, कैसे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। समस्या क्या आती है, मान लीजिए कोई पेड़, कोई बिल्डिंग या कोई वस्तु है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, हम उसे इस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मध्य बिंदु होगा, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ अन्य वस्तुएं हैं जो यहाँ स्थित हैं। चित्र में यह देखा जा सकता है कि बिंदु A1, A2, A3 दृष्टि लाइन रेटिना A पर पड़ रही हैं। इसी प्रकार बिंदु B1, B2, B3 दृष्टि B रेटिना पर पड़ रही हैं। रेटिना पर पड़ने वाली बाहरी वस्तुओं का यह प्रतिबिंब उल्टा है। कैसा प्रतिबिंब है? उल्टा। रेटिना पर उपलब्ध सूचना केवल फासले में इन बिंदुओं की दिशा को इंगित कर सकता है, परंतु आँख से दूरी A1, A2, A3
या B1, B2, B3 की स्थिति गहराई और दूरी के बारे में किस प्रकार से बताया जाएगा? अनुमान के द्वारा। और ये अनुमान लगभग सही साबित होते हैं क्योंकि ये हमारे पूर्व अनुभवों पर आधारित होते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जब चलना शुरू करता है, उसने बाहर की दुनिया इतना नहीं देखी होती, तो वह विभिन्न वस्तुओं से टकराता हुआ चलता है। क्योंकि उसे इसके बारे में अनुभव नहीं है तो वह अनुमान नहीं लगा पाता। हमारे पास उपलब्ध संकेतों की सहायता से, विभिन्न संकेतों की सहायता से हमें गहराई और दूरी का प्रत्यक्षीकरण होता है। इन्हीं संकेतों को 3 पॉइंट्स में बांटा जाता है, 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: गैर दृश्यिक, द्विअक्षिक, एकाक्षिक। इन सब के भी अपने अपने अलग अलग पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझिएगा। गैर दृश्यिक संकेत, ये रेटिनल इमेज से उत्पन्न नहीं होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? अकोमोडेशन और कंजर्वेंस, समायोजन एवं अभिबिंदुता। समायोजन, जैसे हम कैमरे में फोकस करते हैं, जिसे हम फोकस कहते हैं, आंख के संदर्भ में इसे समायोजन कहा जाता है। आंख में लेंस की सहायता से बाहरी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है। सीलियरी पेशीय तंत्रों द्वारा, सीलियरी मसल्स जो हमने पिछले वीडियो में आंख के चित्र में देखी थी, रेटिना पर वस्तुओं के दूर तथा नजदीक फोकस करने के लिए लेंस को समायोजित किया जाता है। इस समायोजन के दौरान ये जो मसल्स हैं, इनमें संकुचन होता है और इस संकुचन की मात्रा गतिबोधक उद्दीपनों के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत भेजती है और तभी दूरी का पता चलता है। अभिसरण, यदि वस्तु नजदीक है तो अभिसरण कोण बड़ा हो जाएगा और हमें उसके पास होने का पता चल जाएगा। अब देखिए बायनोक्यूलर क्यूज, द्विअक्षिक, ये अपने आप रेटिनल प्रतिबिंब से उत्पन्न होते हैं और ये निम्नलिखित हैं: दोहरा प्रतिबिंब, द्विअक्षिक विषमता। दोहरा प्रतिबिंब क्या है? जब हम आंख को एक वस्तु पर स्थिर करते हैं तो स्थिरीकरण बिंदु की अपेक्षा सभी अन्य वस्तुएं नजदीक या दूर नॉन कोरस्पोंडिंग बिंदु पर पड़ती हैं। उस बिंदु के समीप या दूर जो भी अन्य वस्तुएं हैं वे नॉन कोरस्पोंडिंग बिंदुओं पर पड़ती हैं और दोहरे प्रतिबिंब को प्रदर्शित करती हैं। ये देखिए, ये लेफ्ट आई, राइट आई। दृष्टि परिधि जो इस समय यहाँ है, आगे चलकर वह यहाँ तक आ जाती है जहाँ हमारा फोकल पॉइंट या फोकस की वस्तु है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंजर्वेंस हो रहा है और यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से ये काटती हुई दोहरी आकृतियाँ बन जाती हैं, ये बिना काटे दोहरी आकृतियाँ। द्विअक्षिक विषमता, यह क्या है? वे वस्तुएं जो कि स्थिरीकरण बिंदु से नजदीक तथा दूरी पर स्थित है। कहाँ से दूरी या नजदीकी है? स्थिरीकरण बिंदु से। उनका रेटिनल प्रतिबिंब दो रेटिनाओं, दृष्टिपटलों की नॉन कॉरस्पॉन्डिंग अथवा विषम क्षेत्रों पर पड़ेगा और इन दोनों पॉइंट्स में यही फर्क है। अब देखिए मोनोक्यूलर क्यूज, एकाक्षिक संकेत को चित्रात्मक संकेत भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फोटोग्राफ तथा पेंटिंग में पाई जाने वाली गहराई से संबंधित सूचना के प्रकार शामिल होते हैं। जब भी हम किसी पेंटिंग को देखते हैं तो उसके अंदर जो भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या चित्रों के चित्र होते हैं, हम देखते हैं कौन सा पास है कौन सा दूर है, वो हम इन्हीं क्यूज की सहायता से देख पाते हैं। ये संकेत निम्नलिखित हैं। इंटरपोजिशन, देखिए
जब एक वस्तु आंशिक रूप से दूसरी वस्तु के अंदर बंद होती है, ये यहाँ अथवा यहाँ। तो बंद हुई वस्तु, इस वस्तु, यह वस्तु हमें पास दिखेगी, यह वस्तु हमें दूर दिखती है। ये देखिए, अधिक दूरी पर बंद हुई वस्तु अधिक दूरी पर दिखाई देती है। बच्चों में यह बहुत जल्दी विकसित होता है। दूसरा है आकाशीय या एरियल परिप्रेक्ष्य। बिल्डिंगों, पेड़ और अन्य वस्तुएं, जो चीज़ें हम दूर दूर तक जब हम आंखों से देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमें धुंधली दिखाई देती हैं। जो धुंधली दिखाई देती हैं वे हमसे काफ़ी दूर होती हैं। रेखीय परिप्रेक्ष्य, जब दो समांतर रेखाएं दूरी में पीछे झुकी हुई लगती हैं, जैसे कि चित्र में देखिए, ये रेखाएं, ये किसका चित्र है? रेल मार्ग। दोनों समांतर चलती हैं, किंतु जब हम इन्हें यहाँ से देखते हैं तो ये हमें अंत में दूर में मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें रेटिनल प्रतिबिंब में एक बिंदु की ओर अभिमुख होती हैं और पास की वस्तुएं एक दूसरे से दूर दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार प्रकाश एवं छाया का होता है, जहाँ जो वस्तु प्रकाशित दिखती है वो पास दिखती है, छाया वाली वस्तुएं चूँकि प्रकाश की कमी होती है हमें दूर दिखती हैं। सुपरिचित आकार, जब हम किसी वस्तु के आकार से परिचित होते हैं तो हम वही वस्तु, जैसे उसका प्रतिबिंब मस्तिष्क में स्टोर है और हमसे दूर है, तो हम उसके आकार को ध्यान में रखकर रेटिनल प्रतिबिंब से उस वस्तु की दूरी बता सकते हैं। संरचना, सघनता, ग्रेडियंट, सतह पर पड़ी वस्तुएं स्पष्ट एवं चिकनी दिखाई देती हैं। अब देखिए, इसमें संदर्भ एवं समूह का प्रभाव होता है। वो कैसा प्रभाव है? संदर्भ हमारे मस्तिष्क में एक प्रत्याशा उत्पन्न करता है। ये पढ़िए, ईल घूम रहा है, ईल द ऑरेंज। इस शब्द को, इस लाइन में हम वेल पढ़ेंगे तो सही संदर्भ आएगा, और इस लाइन में हम इसे पील पढ़ेंगे तो हमें ये अर्थपूर्ण लग पाएगा। शब्द वही है ईल, किंतु संदर्भ अलग अलग हैं। घूमने के संदर्भ में वह वेल बन गया है और ऑरेंज, संतरे के संदर्भ में वह पील, छीलने का द्योतक बन गया है। इस प्रकार संदर्भ और समूह का प्रभाव पड़ता है। हमारे द्वारा सीखी गई धारणाएं एवं मान्यताएं हमारे प्रत्यक्षीकरण के संगठन में हमारी सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम भगवान पर बहुत विश्वास रखते हैं तो हम मंदिर को किस प्रकार से देखेंगे? एक ऐसा स्थान जहाँ शांति, प्यार, सांत्वना, स्नेह और संतुष्टि का अनुभव होता हो। अगला है आवश्यकताएं एवं उद्देश्य। ये हमारे को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं? व्यक्तिगत परिवर्तनशीलता, आवश्यकताएं, भावनाएं, मान्यताएं, व्यक्तित्व आदि हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। देखिए, यदि दो व्यक्ति हैं, एक भूखा है और एक प्यासा, और वे किसी भोजनालय में जाते हैं, तो भूखा व्यक्ति उसी भोजनालय में बैठकर भोजन की मांग करेगा, भोजन से संबंधित मेन्यू देखेगा। प्यासा व्यक्ति पीने से संबंधित मेन्यू देखेगा। अगला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। किसी समाज में मेलों में जाना अच्छा माना जाता है, लोगों से घुलना मिलना अच्छा माना जाता है, और किसी समाज या संस्कृति में एकाकीपन को बढ़ावा दिया जाता है। समाज अलग अलग हैं, संस्कृति अलग अलग हैं, व्यक्ति चाहे वही हों, किंतु उनके द्वारा किए गए कार्य अलग अलग मान्यता, अलग अलग प्रभाव रखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे परसेप्शन जो बिना इंद्रियों के भी होते हैं। अभी तक हमने देखा दृष्टि, श्रवण, और उससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था गंध और अन्य चेतनाओं के बारे में, और ये हैं इंद्रियातीत प्रत्यक्षीकरण, बिना इंद्रियों के इंटरफेरेंस के भी कुछ
प्रत्यक्षीकरण संभव हैं। ये किस प्रकार से होते हैं? इंद्रियातीत प्रत्यक्षीकरण में जैसे टेलीपैथी, परोक्ष दर्शन तथा दूरगति बोधन शामिल होता है। किस प्रकार से ये काम करते हैं? टेलीपैथी का अर्थ है विभिन्न स्थानों पर स्थित व्यक्तियों के बीच में विचारों का स्थानांतरण। दो व्यक्ति जो बहुत दूर हैं, बिना मोबाइल टेलीफोन के उनके बीच में यदि कोई वार्ता हो रही है, कुछ समझ आ रहा है। जैसे माँ को बाजार में अपने बच्चे की भूख के बारे में पता चल जाए जबकि बच्चा घर पर है और माँ बाजार में है, तो इसे हम टेलीपैथी का उदाहरण मान सकते हैं। परोक्ष दर्शन, इंद्रियों को देखे या सुने बिना ही घटनाओं तथा वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण हो जाना, अनुमान से पता चल जाना कि अब क्या हुआ होगा, यही है परोक्ष दर्शन, बिना देखे ही पता चल जाना। दूर गति बोधन, बिना वस्तुओं को स्पर्श किए उनको नियंत्रित, कंट्रोल विदाउट स्पर्श किया जाना। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं ESP। यह अर्ध मनोवैज्ञानिकता के विचार को प्रतिपादित करता है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर तैयार कीजिए और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाइए। धन्यवाद।